नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज हम देश के और प्रदेश के और गाज़ियाबाद के कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे युग करवट के प्रधान संपादक एडिटर इन चीफ सलाम जी। सलाम जी, पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। जो सबसे ताज़ा मामला है, राहुल गांधी कांग्रेस नेता को लेकर है, विदेशी यात्रा पर है अमेरिका पर आजकल, और जब से अमेरिका गए हैं तब से ही कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे भाजपा को हमलावर होने का मौका मिल रहा है। देश में एक नया बवाल सा पैदा हो रहा है। क्या मामला है? विदेशी ज़मीन पर देश का अपमान जो भाजपा इसे कहती है, क्या वाकई अपमान है या राहुल की कोई रणनीति है? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जब ये यहाँ बोलते हैं तब इनको इतना कोई ध्यान से सुनता नहीं है, और बाहर जाते हैं जब जिस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ का मीडिया इसको हाईलाइट करता है। अब बात तो करते हैं वो मोहब्बत की दुकान की, भाषण उनका भी कहीं ना कहीं नफ़रत से जुड़ा होता है। तो ये नफ़रत एक तरीके से है, देश के प्रधानमंत्री से नफ़रत कर रहे हैं आप। अपने प्रधानमंत्री के बारे में जाके वहाँ पे जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये चीज़ ठीक नहीं है किसी हद तक भी। अगर आपको माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई शिकायत है, कुछ है, तो आप अपनी यहाँ बात करिए, मुद्दों पे बात करिए। लेकिन वो वहाँ जाने के बाद ऐसा बयान देना कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो भगवान को ही समझा देंगे और भगवान भी उनको देख के ये कहेगा अरे मैंने क्या बनाया, तो ये एक बड़ा बचकाना बयान है। कहीं कोई इसमें लॉजिक वाली बात ही नहीं है। फिर देखिए, उनका ये कहना था कि साहब पहले से दलितों के साथ जो अत्याचार होते, आज जो मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, पहले वो दलितों के साथ होते थे। तो भाई 9 साल पहले तो आपकी सरकार थी, तो आप कर रहे थे। तो आप कर रहे थे क्या? आप स्वीकार करिए कि हाँ जी, हमारी सरकार ने भी किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि बात वो कहने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बात वो लाने की कोशिश करते हैं, लॉजिक पैदा करने की कोशिश करते हैं, बट वो मुद्दों से भटक जाते हैं। फिर उनका बयान न जाने किस ओर चला जाता है। उससे क्या होता है कि सही बात वो कहते कहते भी गलत मुद्दों पर चले जाते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल जाता है। शब्दों का चयन गलत, शब्दों का चयन गलत, जगह गलत, स्थान गलत, बात गलत। आप महंगाई पे बात करते, आप किसी और चीज़ से बात, आप खाली वहाँ जाके बात तो आप कर रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, लेकिन वहाँ पे आप नफ़रत की बात कर रहे हैं। जाहिर है कि अगर आप दलितों के बारे में बयान कहेंगे तो नफ़रत तो होगी, मुसलमानों के बयान देंगे तो मुसलमानों के प्रति भी ये लोग नफ़रत होगी, भाई हमारे लिए ऐसा हो रहा। तो तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि इस चीज़ें के बयान से, खासकर विदेशी धरती पे अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए या अपने देश के किसी भी नेता के लिए इस तरह की बयानबाजी से राहुल गांधी जी को परहेज़ करना चाहिए। और न जाने, मुझे लगता नहीं उनका एडवाइज़र कौन है। जिस तरह की वो बातें करते हैं, कभी कभी उनकी बातों को लोग बहुत अच्छा मानते हैं और वो यही कहते हैं लोग कि उनके कहने का तरीका गलत है। उनकी हो सकता है उनका जो सोच हो सही हो, बट वो जिस तरह से आके बह जाते हैं ना, फिर वो लगता है उन्हें कहीं ना कहीं उनको लगता होगा सत्ता से दूर हैं। उस सत्ता की जो नशा होता है ना, वो आदमी आसानी से भूल नहीं पाता। अच्छा, आज राहुल गांधी का जो आज का बयान है, उन्होंने कहा है कि इस साल जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं सब में भाजपा हारेगी। जो कर्नाटक में भाजपा का हश्र हुआ है, वही अब आने वाले जो चुनाव हैं, सभी चुनाव का उन्होंने जिक्र किया है कि सभी चुनाव में भाजपा का यही हश्र होने वाला है। अति उत्साह है, स्वाभाविक है। कल क्या होगा ये फैसला जनता करेगी। राहुल गांधी कोई ऐसे वो नहीं है कि राहुल गांधी ये तय करेंगे कि सरकार किसकी बन रही है। जनता किसको बहुमत देगी, किसको जीत दिलाएगी, ये जनता के हाथ में है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को दिलाएगी तो भाजपा की सरकार बनेगी, कांग्रेस को दिलाएगी तो कांग्रेस की बनेगी। अभी से मैं ये कैसे कह दूँ कि साहब कल ये होने वाला है, कल क्या होने वाला है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। आप एक भ्रम की राजनीति पैदा कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए, आपने जो चुनाव अभी इसमें हुए हैं, कहाँ कांग्रेस दिखाई दी? कर्नाटक में सिचुएशन जो थी, जो चुनाव का माहौल था, वो आपको पता है किस तरह का वहाँ माहौल था, इसलिए वहाँ के लोगों ने किया। मैं समझता हूँ हो सकता है कि कहीं कांग्रेस सरकार बन जाए, बट अभी से ये कहना बड़ी अपने आप में खुशफहमी हो गई है। जैसे राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच खींचा देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे तुरप का इक्का चल दिया, वसुंधरा जी को आगे कर रही है। अगर वसुंधरा जी को आगे कर दिया गया तो फिर वहाँ पे क्या तस्वीर होगी आप सबको पता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जो एक देश में विवाद है पहलवानों का और बृजभूषण सिंह सांसद का, इसमें अब किसान संगठन भी कूद गए हैं। कल मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई, आज कुरुक्षेत्र में वहाँ पंचायत हो रही है। ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। देश की बेटियाँ जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो देश की बेटियाँ
जो देश के लिए खेली हैं, तिरंगे के लिए खेली हैं, उनके वो अगर धरने में बैठ रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, उसके बाद फिर उनको जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उठा के वहाँ से हटा दिया गया, ये गलत है। अगर वो सही हैं, अब जैसे खेल मंत्री का बयान है अनुराग ठाकुर जी का, कैसा वो केंद्र इस पर पूरी गंभीरता से देख रहा है, तमाम जांचें हो रही हैं, ऐसा थोड़ी होता। मैं कह रहा हूँ अगर देश का कोई भी नेता, अनुराग ठाकुर ही अगर खेल मंत्री हैं, उनके बीच चले जाएं, उनसे जाके बात करें। इससे पहले एक बार जब पहले धरने में बैठे थे तो बात हुई थी, टाइम हुआ था कि हम एक बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, वो नहीं आया। आज वहाँ पर जिस तरह से वो लोग धरने पे दे रही हैं, धरने पे बैठ रही हैं, उनकी जो डिमांड है, मैं कह रहा हूँ वो सही है गलत है, आप जांच करिए। वो नार्को टेस्ट को तैयार हैं, आप कराइए ना। अगर वो गलत होंगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई देश देख रहा है, लेकिन देश ये भी देख रहा है कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये ठीक नहीं है। एक तरह आप देश की बेटियों के लिए बात करते हैं कि साहब कहीं कुछ हो जाए तो पूरा तरीके से होता है कि देश की बेटियाँ, आज वो भी देश की बेटियाँ हैं ना, और देश की बेटियाँ खुद कह रही हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर आप किसी को घूर के देख लें तो वो भी अपराध है। आज वो खुद कह रही हैं, मुकदमा दर्ज हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो वहाँ पे बयान दे रहे हैं ब्रिजभूषण जी कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह गलत चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। ये खाप की राजनीति हुई है, ये भी राजनीति का ही पार्ट है, या किसान यूनियन जो भी लोग कर रहे हैं वो एक उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है कोई साथ उनके खड़ा हो रहा, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के प्रतिनिधि को कम से कम इसमें पहल करना चाहिए, उनसे बैठ के बात करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आपकी जांच चल रही है। उनको यही जाके बता दें कि आप 2 महीना टाइम दो, हम जांच कर रहे हैं, आप घर बैठिए, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। तो मैं समझता हूँ शायद जो आज देश देख रहा है ना उन बेटियों की तरफ, और सरकार को भी देख रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की छवि पे भी उंगलियां उठ रही हैं। तो मैं समझता हूँ इसको पहलवानों के मैटर को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, जल्द से जल्द निपटा दे तो बिल्कुल अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा, कल से मिशन यूपी शुरू हो रहा है, जी जी, भारतीय जनता पार्टी का आगरा में नड्डा कार्यक्रम कर रहे हैं। ये 2024 के चुनाव लेकर पहला स्टेप है, महासंपर्क अभियान भाजपा ने चला ही रखा है। जी जी जी। ये क्या रणनीति है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में घटना हुई है, नीतीश अलग हो गए हैं, जो महाराष्ट्र की घटना हुई है जहां उद्धव अलग हो गए हैं, जहां पे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में शिवराज पाटिल जी का विरोध है, ठीक है, और राजस्थान में जिस तरह हो रहा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं उनको एहसास भी हो रहा है। इसीलिए देखिए, टिकटों को लेकर भी 3 सर्वे होंगे इस बार जी, और उसके बाद कहीं ना कहीं सांसद का टिकट फाइनल होगा। आपने एक चीज़ वो देखी होगी कि इस बार सांसदों को लगाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हर जगह जाके 9 साल की उपलब्धियां बताएंगे, जनता को बताएंगे। कई ज़िले ऐसे हैं आशीष जी जहाँ पे सांसदों के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कोई उपलब्धियां ही नहीं हैं, वो जनता के फैसले नहीं कर पा रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री की योजना थी तो जाके बता देंगे, आपने 5 साल में क्या किया, वो 0 बटा सन्नाटा है। इसलिए इसका भी विरोध सब सामने निकल के आएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जो हैं इसकी शुरुआत कर रहे हैं आगरा से। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अब ये 2024 की तैयारी है, इसमें सांसदों को टिकट की भी परीक्षा हैगी, पार्टी की उसकी परीक्षा भी है, संगठन कहे चल रहा उसकी ये परीक्षा है। इस बार 2024 के चुनाव से पहले बहुत ओवरहॉलिंग होगी भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, जो भाजपा ने तो अपना शुरू कर दिया है, इस बीच हम समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की भी बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी नगर निगम चुनाव में खाता खोल लिया यूपी में, तो भाजपा की इस रणनीति के सामने उनकी रणनीति कहाँ है? कुछ नहीं है। वो अब ये रणनीति देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। नगर निगम चुनाव समाप्त होने के अगले दिन उन्होंने 1 महीना कार्यक्रम महासंवाद शुरू कर दिया, जनसंपर्क शुरू कर दिया। ये तो लगातार अपने चुनाव मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये संगठन ऐसा संगठन भाजपा का है सब दलों में कि ये हर वक्त हर मोड़ अपने चुनावी मोड़ में है, ठीक है। 2000 लोकसभा जो 24 के चुनाव के बाद ये विधानसभा में लग जाएंगे। तो और आप दूसरे दलों की जो बात कर रहे हैं, दूसरे दलों के पास तो कोई अभी चीज़ है ही नहीं।
वो तो इसी में तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका घोषणा पत्र क्या होगा, उनका टिकट क्या होगा, क्योंकि वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना आप में चुनाव की मोड़ में आ गई है। बसपा है, बसपा भी कोई तैयारी नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी का रिजल्ट भले देखा सीट जीती हो, लेकिन अभी इसकी कोई ज़मीनी यहाँ पे तैयारी नहीं है। समाजवादी पार्टी को लेके जो चीज़ें पहले हुआ करती थी वैसी उनकी बीच में आ गए, वो पतंग बहुत तगड़ी उनकी उड़ रही है, इससे जो है इनके होश उड़ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष अभी भी बहुत कमज़ोर है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और रणनीति के मामले भी भारतीय जनता पार्टी, अगर आप कहें चुनाव की रणनीति में भी इस समय नंबर 1 पे कौन है तो बीजेपी है। अच्छा, आजकल मायावती की जो सुर हैं वो कांग्रेस के खिलाफ हैं। वो जितना बात करती हैं, जब भी मीडिया के सामने आती हैं, कोई बयान उनका आता है, वो केवल फोकस होता है कांग्रेस पे। इसकी क्या वजह है? हाँ, मुझे लगता है कि वो शुरू से बीजेपी सॉरी से बीएसपी जो है वो कांग्रेस उनको निशाने पर रखा है मायावती जी ने, और उसके वजह यही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा दल है वो, उनकी जो विरोध के पीछे भी कुछ बड़ी राजनीति है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बसपा का गठबंधन किसी से होगा, बिना 2024 बिना गठबंधन के वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन था तो उनके 10 एमपी जीते, उससे पहले 1 एमपी नहीं जीता था, तो बिना गठबंधन के वो भी नहीं होगा। अब वो कांग्रेस का विरोध करके किसके करीब होना चाहती हैं, यह सब में पता चलेगा। अरे गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। नगर निगम चुनाव निपटा है, नई नई मेयर शहर को मिली हैं। सुनीता दयाल जो मेयर हमारी हैं, इनके सामने किस तरह की चुनौतियाँ नगर निगम में हैं और उससे कैसे वो निपट पाएंगे? देखिए, उन्होंने अपनी पहली जिस दिन कार्यभार संभाला था कहा था मैं सुनीता हूँ जी, मेरा नाम सुनीता दयाल है, तो वो अपने आप में वास्तव में सुनीता दयाल तो हैं, नो डाउट। और जो जिस तरह उनकी वर्किंग है और जिस तरह उनकी भाषा है और जिस तरह उनका कड़क अंदाज है, वो तो सभी जानते हैं, इससे बड़े अच्छी बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौतियाँ ये हैं कि उनके पास सबसे बड़ा आर्थिक जो है इसमें व्यवस्थाएँ बड़ी कमज़ोर हैं। लेकिन एक सौभाग्य वाली बात ये कही जाए कि 2024 का चुनाव है लोकसभा का, और मुझे लगता है कि बजट सरकार बहुत देगी, तो आर्थिक चुनौतियां तो उनके सामने थोड़ी सी कम पड़ जाएंगी। और अब लेकिन जैसे अभी हमारी यहाँ खबर भी छपी थी कि वो ABCD कौन सी गाएगा, उनको क्या करेगा, वो भी कई सीनियर पार्षद हैं जिनको वो बुला रही हैं। मुझे जानकारी मिली है कि कई सीनियर पार्षद जो चुनाव भी हार चुके हैं, उनसे उन्होंने बुलाया और हर चीज़ के बारे में, निगम के बारे में जानकारी ली है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे होती है। अभी वक्त हैगा, अभी टाइम हुआ, मुझे लगता है अभी उनको देखिए क्या रखता है, अभी टाइम है, अभी तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ राय रखना ठीक है। अच्छा, हम और आप भी गाजियाबाद के नागरिक हैं, तो एक नागरिक के तौर पर इनसे हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? देखिए, वो खुद यहाँ की हैं, कोई बाहर की नहीं है, उनको यहाँ की डीपली हर चीज़ पता है, ठीक है। और समय समय पे वो बीच बीच में भी नगर निगम के बारे में बयान देती रहती थी। अब उनको पता है कि सब पानी की निकासी का सबसे बड़ी समस्या है। तो उस दिन मेरी भी उनसे बात हो रही थी, हम लोग कहीं बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कहा कि हमारे पास सफाई कर्मचारियों की बहुत लंबी फ़ौज है, इस फ़ौज का हम इस्तेमाल करेंगे नालों की, छोटे जो नाले हैं उनकी सफाई के लिए, बड़े नालों का हम ठेका देंगे। उनका कहना है कि सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ये है कि जो बारिश होने, बरसात का मौसम आने वाला है, उससे पहले हम कम से कम ये पानी की निकासी का मसला सही कर दें। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा उनका प्रयास है। अब 2 लाख से अधिक टैक्स प्रॉपर्टी में लगने जा रहा है जी। अब आप देखिए क्या रहता है इसका रुख, जहाँ टैक्स लगेगा जाहिर है वहाँ भी कहीं ना कुछ रहेगा। तो अब चुनाव में जो भी सुनीता दयाल का जो भी प्रत्याशी होता है वो अलग चेहरा होता है, कुर्सी बैठने के बाद अलग चेहरा होता है, बोर्ड की मीटिंग के बाद अलग चेहरा होगा। अब देखते हैं कि मेयर साहब के कितने चेहरे हम दिखाई देंगे। बहुत अच्छी बात ये बात है कि मेयर साहब का गाजियाबाद के नज़रिए से जो चेहरा आएगा बोर्ड बैठक के बाद, वो क्या होगा और क्या उनका विज़न होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। राहुल गांधी से लेकर गाजियाबाद तक की राजनीति पर हमने चर्चा की है और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। सलामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत आशीष जी। और अब बुलेटिन। विशाल चौधरी उर्फ मोनू, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था, उसकी आज पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुरादनगर नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में मोनू के साथ 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी। इलाज के दौरान मोनू की मौत हो गई। मोनू पर हाल ही में मुरादनगर में मोबाइल कारोबारी की हत्या का आरोप था। इस हत्याकांड के बाद से ही मोनू पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था। 2 हत्याओं के साथ साथ इस पर 12 से ज़्यादा मुकदमे थे। ये एक लूट में भी शामिल था।
गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने विदेशी नागरिकों के सत्यापन का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के पहले ही दिन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। ऐसे 16 विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं जिनकी वीज़ा अवधि काफ़ी पहले ही समाप्त हो चुकी थी। दरअसल 450 करोड़ की ड्रग्स के मामले में विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है। गौतम बुद्ध नगर में अवैध रूप से रह रहे 16 विदेशी नागरिकों को थाना बीटा 2 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें 13 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। ये लोग वीज़ा अवधि खत्म होने के बावजूद भी भारत में रह रहे थे। कुछ लोगों के पास वीज़ा पासपोर्ट ही नहीं मिला है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अवैध रूप से ड्रग्स बनाकर देश विदेश में बेचने वाले अफ्रीकी मूल के 13 नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से करीब 450 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स और कच्चा माल बरामद हुआ था। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने विदेशी नागरिकों के सत्यापन के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इसी अभियान के तहत यह गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि कासा ग्रैंड सोसाइटी में कुछ विदेशी मूल के नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस और क्षेत्रीय अधिसूचना विभाग के अधिकारियों ने वहां छापेमारी की। थाना बीटा 2 क्षेत्र के कासा ग्रांड सोसाइटी में प्रभारी निरीक्षक एलआईयू प्रभारी निरीक्षक बीटा 2 ने नए फोर्स के अफ्रीकी मूल के नागरिकों के विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन किया था। इसमें से 16 व्यक्ति ऐसे पाए गए हैं जिनके कि वीज़ा वैध नहीं पाए गए हैं और अन्य दस्तावेज भी पूर्ण नहीं पाए गए हैं। इन लोगों के विरुद्ध विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके इन 16 लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस प्रकार की जांच अभी अन्य सोसाइटियों में भी पुलिस के अनुसार पकड़े गए ज़्यादातर लोगों की भारत में रहने की वीज़ा की अवधि खत्म हो गई थी। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि पूरे गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में विदेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मोदी नगर के नगला बेर गांव में घटना हुई। यहां पति से विवाद के बाद एक महिला अपने मायके में रह रही थी, जो आज अपने ससुराल पहुंची। वहां फिर से विवाद हुआ। आरोप है कि पति और दूसरे परिजनों ने उस पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने इस मामले में महिला के ससुर, 3 अन्य महिलाएं और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को एक ट्वीट किए हुए वीडियो का संज्ञान मिला, जिसमें कि एक व्यक्ति महिला के साथ अभद्रता करता हुआ और हाथ में बलकटी लेके उसके पीछे दिखाई दे रहा है और भी व्यक्ति उसके साथ उसमें दिख रहे हैं। इस घटना का तत्काल ही जानकारी लेते हुए और इसमें मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची और तो ये पता चला कि ये जो महिला है वो भोजपुर के नंगलाबेर गांव की वहां पर इसकी शादी हुई थी और इसके परिवार में जो इसके ससुराल पक्ष हैं उनके द्वारा इससे लगातार ही इसका उत्पीड़न दहेज के लेके मांग की जा रही थी। और आज जब ये लड़की अपने मायके से वापस अपने ससुराल गई तो वहाँ पर इन लोगों द्वारा इसके ऊपर हमला कर दिया गया और इसमें तत्काल ही जो महिला है उससे तहरीर प्राप्त कर ली गई है और उसको मेडिकल के लिए भिजवाया गया है और तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। और इनमें से जो इसका ससुर है वो ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में है और इसमें जो अन्य व्यक्ति भी इन्वॉल्व हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें भेज दी गई हैं और इसमें जितने भी अभियुक्त हैं जो भी इस घटना को करने में शामिल थे उनको आगे गिरफ्तार कर और उनके विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ के रामा अस्पताल में आज जमकर हंगामा हुआ। यहां पथरी के दर्द से ग्रस्त एक महिला को 5 दिन पहले भर्ती कराया गया था। आज अचानक उस महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस बल अस्पताल पहुंचा और लोगों को शांत किया। पीड़ित परिवार ने थाने में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
नंदग्राम थाना क्षेत्र में वीवीआईपी सोसाइटी में हंगामा हो गया। यहां एक अनजान आदमी एक फ्लैट में घुस गया। उसने दरवाजे का ताला काटकर फ्लैट में प्रवेश किया। उस वक्त फ्लैट में महिला और उसका बेटा मौजूद थे। उस आदमी ने दोनों को घायल कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना नंदगांव अंतर्गत एक सोसाइटी वीवीआईपी में फ्लैट नंबर 1702 में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दरवाजे की जाली काटकर फ्लैट के अंदर प्रवेश किया गया। वह फ्लैट में रहने वाली महिला व उनके बेटे को चोट पहुंचाई गई। इस घटना की सूचना को तत्काल स्थानीय पुलिस व पीआरबी ने अटेंड किया। मौके पर पीड़िता व उनके बेटे को तत्काल हॉस्पिटल भेजकर इलाज कराया गया व प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसको लेकर 4 जून को हिंदू साम्राज्य दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा। इसमें शिवाजी महाराज का जलाभिषेक होगा और कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू साम्राज्य दिवस का आयोजन करने जा रहा है। इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस के महानगर कार्यवाहक मनमीत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम नवी मार्केट में 4 जून को शाम 5 बजे होगा। सबसे पहले दूधेश्वर नाथ मंदिर समिति की ओर से शिवाजी महाराज का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद 1100 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजार से होते हुए बलिदान पथ नवी मार्केट पर समाप्त होगी। इस वर्ष थोड़ा और बड़े स्तर पर करने का तय हुआ है और इस कार्यक्रम में हमने एक नाम सुना होगा, राजस्थान के ओमेंद्र जी, डॉक्टर ओमेंद्र जी। वो राजपूत इतिहास के लेखक भी हैं और उन्होंने बड़ा शोध किया उस विषय के ऊपर, तो उनका भी उद्बोधन होगा। और 5 जन के संपादक हैं, जो साप्ताहिक पत्रिका निकलती है, प्रफुल्ल केतकर जी और राइटर जी, वो भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। उनका भी उद्बोधन होगा और एक लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे घर की बहनें, माताएं दूधेश्वरनाथ मंदिर से और कलश लेकर यात्रा करेंगी। तो मेरे ख्याल से 400-500 के लगभग ऐसी महिलाएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑर्गेनाइजर के मुख्य संपादक प्रफुल्ल केतकर, इतिहासकार डॉक्टर ओमेंद्र रत्न होंगे। इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें शिवाजी जीजाबाई का स्वरूप धारण करके बच्चे प्रस्तुति देंगे। साथ ही शिवाजी महाराज के जीवन के प्रमुख अंशों को नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। संजय नगर स्थित भागीरथ सेवा संस्थान में साहित्यिक पत्रकारिता दिवस मनाया गया। यह इनका 21वां आयोजन रहा। समाज में साहित्य की ज़रूरत पर चर्चा हुई और कई किताबों का विमोचन भी किया गया। गाजियाबाद के संजय नगर स्थित भागीरथ सेवा संस्थान में 21वें साहित्यिक पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने साहित्यिक पत्रकारिता के स्वर्णिम इतिहास की चर्चा की। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर गिरिशंकर मिश्र ने कहा कि साहित्य ही समाज में संवेदना जागृत करता है। वक्ताओं ने कहा कि आज के डिजिटल युग में आधुनिक तकनीक में व्यस्त रहने वाले समाज में व्यक्तिगत संवाद कम हो गया है। इंटरनेट और मोबाइल ने सभी को सम्मोहित किया हुआ है। ऐसे वातावरण में श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रकारिता ही समाज को उभार सकती है। इस दौरान प्रोफेसर लल्लन प्रसाद, रमाकांत शर्मा, भागीरथ सेवा संस्थान के प्रमुख कुसुमाकर शुक्ल ने यूएस पत्रिका के 39 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी और इसके नशा मुक्ति विशेषांक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मीना जैन के काव्य संग्रह गीत गा रही धरा, श्रीराम राही के काव्य संग्रह कलम के हमराही, डॉक्टर केजी दीक्षित के तोते की जानी का लोकार्पण भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तिंदयालपूठी गांव में अवैध फैक्ट्री के संचालन का आरोप लगा है। इस संबंध में भारतीय किसान संगठन ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। आरोप है कि फैक्ट्री का दूषित पानी सीधे जमीन में उतारा जा रहा है। भारतीय किसान संगठन ने डीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर दीनदयालपूठा गांव में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री की शिकायत की है। किसानों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि गांव में शिशंकर टेक्सटाइल उद्योग कंपनी अवैध रूप से चल रही है। इस कंपनी से निकलने वाला गंदा पानी बोरवेल कर जमीन में उतारा जा रहा है, जिसका असर भूमिगत जल पर पड़ रहा है। एक फैक्ट्री लगी हुई है पूठी गांव में, शिवशंकर टेक्सटाइल के नाम से। उसने नियम और जो कानून सारे ताक पर रख रखे हैं। जो गंदा पानी प्लांट से निकलता है उसे बोरवेल करके नीचे उतार रहा है जमीन में।
रात में कंपनी चलाता है, धुआं इतना होता है कि अगर वहाँ सांस आप लेने लगे तो सांस नहीं ले पाओगे। 2200 का पोलिंग है मेरे गांव का, 2200 के पोलिंग में 2200 के पोलिंग में 30 आदमी कैंसर के मरीज हैं और 50 आदमी कम से कम दमा के मरीज हैं, टीबी के। शिकायत कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। यही पानी लोगों के घर तक पहुंच रहा है, जिससे स्थानीय लोग अलग अलग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। साथ ही गंदा कचरा और प्लास्टिक को भी बॉयलर में जलाया जा रहा है, जिससे निकलने वाला धुआं लोगों को परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों और राजनीति से संबंधित दूसरे जो घटनाक्रम हैं उन पर विस्तृत जानकारी के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। साथ ही पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट पर आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।